बच्चा पार्टी। मैं जितेंद्र के आर शुक्ला। फिर से आज हम लोग करेंगे हाई लेवल प्रॉब्लम ऑफ लॉज ऑफ मोशन। बट इसमें तुम्हें एक चीज़ बहुत कान खोल के सुन लो पढ़ने से पहले, कि अगर वेज कंस्ट्रेंट आता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आता है, कंस्ट्रेंट के सारे मेथड्स तुम्हें आने चाहिए। और जब हम एक्सेलरेशन सॉल्व करते हैं तो जो फोर्स की इक्वेशंस बनाते हैं उन इक्वेशंस को बनाना आना चाहिए। मतलब इक्वेशंस अगर हम बना लेते हैं तो फिर हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टेंशन निकालना आसान हो जाता है। तो इस पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले जितने भी पुराने लेक्चर्स अपलोडेड हैं उनको पहले देखना है, तभी इस पर आना है, नहीं तो फिर ये समझ नहीं आएगा। ठीक, तो देखो आज जैसे हमें स्टार्ट करना है, मैं पहला यहाँ से ले रहा हूँ। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बना हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक ब्लॉक यहाँ 1.3 kg का ये रखा हुआ है। ये एक वेज है जो पुली से कनेक्ट है और इसमें 1.5 kg का ब्लॉक ये दिखाई दे रहा है। जो वेज का ये टोटल बेस है वो 2 मीटर का है। अब इसमें कहा ये गया है कि इसको रेस्ट से रिलीज किया जाता है। किसको? इस 1.5 kg ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया जाएगा। तो जितने टाइम में ये बॉटम पर पहुंचेगा उतने टाइम में, उसी टाइम ड्यूरेशन में इस वेज का लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी बताइए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज एंड टेंशन। मतलब मैंने इसको पूरा लिखा नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का बेस क्या है कि ये ब्लॉक जब यहाँ से रिलीज होगा, जितने टाइम में ये बॉटम पर पहुंचेगा उस टाइम में ये वेज लेफ्ट में चलेगा, तो वो वेलोसिटी हमें बतानी है। अब देखिए, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम अपनी सोच को लिमिटेड कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैं इसमें फर्स्ट स्टेप लेता हूँ, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वेज का इधर वेलोसिटी क्या होगा, मैंने मान लिया v1 होगा। तो अब बताइए, अगर मुझे वेलोसिटी मालूम करना हो तो v1 इक्वल u1 प्लस a1 इंटू टी, ये इक्वेशन हमें पता है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में ये रेस्ट में था तो इसको तो हमने जीरो कर दिया। अब a1 और t, ये v1 आ गया। अब अगर कोई हमें टाइम की वैल्यू बता दे और इस एक्सेलरेशन a1 का वैल्यू बता दे तो हम इसकी वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो अब हमारी सोच थोड़ी लिमिटेड हो गई कि क्यों ना हम पहले इसका टाइम ही जान लें। तो अब ये जानोगे कैसे? तो देखो, तो पहले टाइम के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए माइंड आपका अपने आप बताएगा। मैंने ये कंसीडर किया कि जो ये मेरा 1.5 kg का ब्लॉक है वो एक्सेलरेशन a2 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एक चीज और माइंड में रखनी है, ये a2 एक्सेलरेशन जो मैंने माना है वो इस वेज के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। यही रीजन है कि ये ऐसे चल रहा है। ठीक, दूसरा, अब मुझे तो यहाँ पे टाइम चाहिए तो एक्सेलरेशन तो मैंने लिख दिया कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा क्योंकि मैं टाइम पे सोचना चाह रहा हूँ। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमें पता है कि ये रेस्ट में था जब ये स्टार्ट हुआ। ये वाली जो डिस्टेंस है वो मुझे 2 मीटर दी गई थी। अब अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाए तो हम कुछ सोच सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से देखिए, मैं ये मान लेता हूँ कि इस पुली से लेकर बॉटम तक आने में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो d था। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि cos 37, तो बेस कितना है? 2 मीटर। हाइपोटेनियस क्या होगा, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो ये एंगल 90 हो जाएगा, है ना। तो ये हाइपोटेनियस है, कितना है? d। मुझे d कितना मिलेगा? d का वैल्यू होगा 2 अपॉन cos 37, और cos 37 का वैल्यू मैं हर बार ये लिखता हूँ कि 4, 3 और 5। तो cos 37 जब हमें निकालना है तो 4 अपॉन 5 होगा, यानी 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, तो ये 10/4 होगा या ये 5/2 मीटर होगा। देखिए ये डिस्टेंस आपके पास आ गई ना। अब डिस्टेंस आने से फायदा क्या हुआ? एक्सेलरेशन मैंने ये दिया नहीं है, मैंने कंसीडर किया हुआ है a2। अब देखना, हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं अपना वही इक्वेशन s इक्वल u t
प्लस हाफ AT²। ये सब कुछ मैं कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं टाइम को पता करना चाह रहा हूँ। तो अब देखिए s का वैल्यू कितना ट्रेवल हुआ हमें पता है, वो है 5/2। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी? 0। एक्सेलरेशन कितना है जिससे वो चल रहा है? वो है A2 और ये है T²। ये वही टाइम होगा जो इस ब्लॉक को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लगेगा। तो अब देखते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा 5/A2 अंडर रूट और t। अब देखिए ये t का वैल्यू आ गया, मालूम पड़ गया कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम में आएगा। ये इक्वेशन सामने लिखी हुई है। तो अब हम फाइनली कहाँ पर आ गए? अगर मैं v1 इक्वल लिखूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जिस वेलोसिटी से जाएगा वो वेलोसिटी होगी v1 इक्वल a1t। अब ये a1 कहाँ है? a1 तो मैंने अभी हमें कोई आइडिया ही नहीं है, तो मैं a1 को a1 रहने देता हूँ। a1 बेसिकली मैं ये जो एक्सेलरेशन है इस वेज का ये बाद में कंसीडर करूंगा, दिया ये भी नहीं है। तो अभी मुझे t मालूम पड़ गया तो मैंने a1 को a1 रहने दिया और t को यहाँ क्या लिख दिया? t की वैल्यू आई है 5/A2। तो ये v1 निकालने का फॉर्मूला बना दिया, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। मैं जल्दी से बता दूं, HLP क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, पूरे चैप्टर की पकड़ में आते हैं। इसमें मुझे ये बोला गया था कि जब ये नीचे जाएगा तो उतने टाइम में इसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो मुझे टाइम ही नहीं पता था। उस टाइम को निकालने के लिए हमने क्या देखा कि इस इक्वेशन का यूज किया और वेलोसिटी जानने के लिए ये इक्वेशन थी। यहाँ पर हमें दो चीजें चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज नीचे वाले का और वो टाइम जिसमें ये इधर से इधर आएगा। तो देखो यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया, मैंने वहाँ टाइम की वैल्यू रख दी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तो स्टेप 1 हुआ। मान लेंगे कि इस वेज का एक्सेलरेशन a1 है, क्योंकि अब मुझे जो जरूरत है, अगर कोई मुझे a1 का वैल्यू बता दे और कोई मुझे a2 का वैल्यू बता दे, ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि इसका वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा। तो वहां आने के लिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखो, जैसे ये वैल्यू हमने निकाल दी कि v1 इतना होगा, a1 होगा। अब मैं ये मान रहा हूं कि a1 एक्सेलरेशन से ये वेज लेफ्ट में चलेगा, तो थोड़ा सा कंसीडरेशन करते हैं। देखो बट इजिली यहां पर ले लो कि अगर मैं ये मानता हूं कि ये ब्लॉक इधर जाएगा a3 एक्सेलरेशन से, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ये राइट में जाएगा ही जाएगा, तो इसका a3 है और ये जो नीचे आ रहा था उसको मैंने a2 माना हुआ है। लेफ्ट में जो ये वेज जाएगा उसका एक्सीलरेशन a1। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या है कि a1 a2 निकालने के लिए मुझे इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं, पहली इक्वेशन तो बहुत आसान दिख रही है कि इसका अगर टेंशन देखो तो यहाँ पे t होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं यही लिख सकता हूँ, t इक्वल 1.3 इसका मास और एक्सेलरेशन a3। ये तो मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी टाइप से अगर मैं इसी टेंशन के डायरेक्शन में यहाँ पे देखिए क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अलोंग एक्स डायरेक्शन में, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ वो ध्यान से देखना। ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर 1.5 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जब हम इसके एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, ये एक्सेलरेशन कितना था a2, यहाँ पर ये एंगल कितना था 37। तो अगर मैं पूछूं ये एंगल कितना है, तो ये भी होगा 37। तो अगर इस a2 का कंपोनेंट यहाँ लिखूं तो कितना होगा a2 cos 37। एकदम क्लियर है। ये वाला जो एक्सेलरेशन है जो इस वेज पर है ऐसे इधर की तरफ, अब वो एक्सेलरेशन कितना है, वो a1 है। और जो यहाँ पे ये टेंशन दिखाई दे रही थी t, जो आगे से पुली में ऐसे जाएगी, अब मैं इस टेंशन की वजह से थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम को, यानी जो ये वेज है ना, इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम मान लो पूरा। तो जब इस पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो ये टेंशन बन जाएगी इसको इधर खींचने वाला फोर्स। तो उससे मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, देखिए t, अब t तो होगा लेफ्ट में, राइट में क्या होगा माइनस m1 और a2 दोनों को यहां से बैलेंस करना है और ध्यान से देखना है। अब इसमें देखो, हम लोग यहाँ पे थे
A2 cos 37 ये आ गए। अब मैं इसमें कर क्या रहा हूं, इस पूरे को एक जब तुम सिस्टम ले लोगे तो बहुत कूल होके क्वेश्चन एसएलपी के किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी ब्लॉक यहाँ पर m मास का दिया है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो फोर्स इक्वल होता है ma। और अगर एक से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं तो हम नहीं लिख देते हैं, पीछे पड़ा होगा m1a1 और m2a2, वो चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब देखिए फोर्स का वैल्यू T है जो इधर जा रहा है, क्योंकि अब ये पूरा एक सिस्टम बन गया है। मैं इस ब्लॉक को और इस वेज को साथ में लूंगा, यानी m1a1 और m2a2 वाले फंडे से। तो सबसे पहले ये देखो, मैं वेज की बात कर रहा हूँ, इसका मास क्या था, इसका मास है 3.5, एक्सेलरेशन कितना है a1 प्लस, अब नंबर आएगा इसका। तो अब इस ब्लॉक पर ये एक्सेलरेशन a2 ब्लॉक के सॉरी वेज के रिस्पेक्ट में ही है, तो मुझे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए। मोशन को मैंने लेफ्ट में लिया है तो लेफ्ट साइड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए a1 में तो कोई टेंशन नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये तो हो गया वेज का। अब दूसरा जो नंबर आएगा उसमें पहले मास लिखना है ब्लॉक का, और एक्सेलरेशन क्या है a1 मोशन के अलोंग, माइनस एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है तो ये है a2 cos 37, यानी मेरे पास जो सेकेंड इक्वेशन आएगी वो होगी t इक्वल 3.5 a1 प्लस 1.5 a1 माइनस a2 cos 37 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैंने ये देखा कि मेरे पास a3 हमें निकालना है, a1 निकालना है, a2 निकालना है, टेंशन निकालना है, मतलब 4 चीजें चाहिए, तो इक्वेशन भी 4 होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास ये बन चुकी है, सेकंड भी बन गई है, जरूरत हमें a1 और a2 का है। तो अब क्या करें, अभी तो पूरा सिस्टम लिया, अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ब्लॉक पर फोकस करूंगा। अब इसको छोड़ देता हूँ, सिर्फ ब्लॉक को देखूंगा। तो जब तुम ब्लॉक को देखोगे तो देखो ब्लॉक का क्या होगा, ब्लॉक पर एक टेंशन तो T यहाँ पर है। अब दूसरी चीज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे इस नॉर्मल फोर्स को ना लेना पड़े, तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं नॉर्मल से बचना चाहूं या ना, देखिए एक तो ये एक्सेलरेशन a2 होगा, दूसरा ये इस पर यहाँ पर एंगल हमारे पास 37 है ना, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा जो इस ब्लॉक का मास है 1.5 g, और साथ में होगा साइन 37। अब देखिए ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसको 1.5 g साइन 37 लिख दिया, ये a2 भी लिखा हुआ है, पर ये हमें पता है कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन और भी है, इसको इस डायरेक्शन में a1, या तो इसको ऐसे देख लो या ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा के इसको इधर की तरफ कर दो, राइट साइड में करो तब भी वही आएगा, लेफ्ट से ले लो तब भी वही आएगा। तो ये 37 है तो ये भी 37 होगा, इस a1 का कंपोनेंट यहाँ पर कितना होगा, a1 cos 37। अब इस बेस पर केवल ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनानी है, देखिए क्या होगी, 1.5 g साइन 37, अपोजिट माइनस का टेंशन है। अब मुझे सिर्फ ब्लॉक का ही मास लेना है, तो 1.5, एक्सेलरेशन क्या है, ये मोशन के सपोर्ट में है, कौन, a2, अपोजिट कौन है, a1, तो यहाँ होगा a1 cos 37। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, नंबर थर्ड। अब 3 इक्वेशंस देखो हम लोगों ने बना लिए, अब मुझे अगर एक इक्वेशन और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन को छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजें हटा दो। एचएलपी वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना, ये समझ में तभी आएंगे जब बेसिक्स क्लियर होंगे, तो इसको तभी देखना है जब पुराने लेक्चर्स देख के सारी प्रैक्टिस कर ली हो। अब देखते हैं, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि 4 वेरिएबल निकालने हैं तो 4 तो चाहिए, तो क्यों ना अब हम लोग इसमें पॉइंट मेथड, एक कांस्टेंट मेथड यूज कर लें। पॉइंट मेथड जैसा मैंने पीछे लेक्चर में अपलोड किया है, इससे टाइम बचेगा। देखिए मैं A3 पर जानना चाहता हूं तो कोरोना को इस फिक्स पुली पर बिठाऊंगा तो A3 उसके पास आता हुआ दिखाई देगा, तो यहां से मिलेगा -A3। अब मैं इस पर आ जाऊंगा और इस वेज को देखूंगा, तो जब यहां पर खड़े होके देखोगे तो ये A1 भी पास आता हुआ दिखाई देगा, मतलब सेपरेशन कम हो रही है, तो ये भी माइनस होगा। लेकिन जब इसी पुली से
A3 को देखा तो पास आया, लेकिन जब A2 को देखा तो वो दूर जा रहा है, मतलब ये प्लस A2 हो गया, तो ये 0 हो गई। देखिए ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आपके पास इक्वेशन 1 कौन है? T इक्वल 1.3 A3 है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, और ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं ये इक्वेशन सॉल्व करके तो बताऊंगा नहीं, तुम लोग समझदार हो। इस इक्वेशंस को सॉल्व करके A1 A2 का वैल्यू निकालोगे, और A1 A2 का वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। और जब ये सारे इक्वेशंस बन गए हैं तो टेंशन भी आएगा 3.9 न्यूटन। तो ये था इस HLP का क्वेश्चन नंबर 1। इसी टाइप से अभी और क्वेश्चंस देखने हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखना तभी जब प्रैक्टिस अच्छी हो। अब देखो इसमें बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये देखो एक ब्लॉक बना है, काफ़ी अच्छा है। ये वेज है 37 डिग्री पर, मास इसका 2m है। ये एक सिलेंडर सा दिखाई दे रहा है, इसका मास m है। यहाँ पर एक पुली है जो ये कनेक्ट है, अब इस पुली के साथ ये फिक्स, सारा कुछ दिखाई दे रहा है, ये मास m है। अब मुझे इसमें बताना है कि इस वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो अब वही बच्चा कर पाएगा जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने आते हो, स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट जिसको आता हो, वेज का कंस्ट्रेंट जिसको आता हो, उसी से ये होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखिए अगर मुझे इसको करना होता तो मैं कैसे करता? मैं सबसे पहले इसको मान लेता कि ये जो ब्लॉक है ना ये ऊपर जा रहा है, मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन A1 है। अब ऊपर अगर मान लिया है, मान लो ये ऊपर नहीं भी जाएगा तो बाद में ये माइनस आ जाएगा, तो तब नीचे हो जाएगा, तो प्लस माइनस डिसाइड करके बता ही देंगे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पर इसमें टेंशन होगा और यहाँ पर इसका mg वर्क करेगा। तो सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि मुझे एक इक्वेशन मिल गई, अगर ऊपर जाएगा T माइनस mg इक्वल ma। एक इक्वेशन तो बना के मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ कि मैंने इसका एक्सेलरेशन a माना हुआ है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए जब मैं इसको t मानूंगा तो ये कितना होगा t, यहाँ पर कितना होगा 2t, तो यहाँ टेंशन कितनी जाएगी t, यहाँ कितनी जाएगी t, यहाँ कितनी जाएगी t। अब देखिए यहाँ पे t टेंशन आ गई इस पॉइंट पर। अब जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि ये जो एक हॉलो सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स तो ऊपर लगेगा जो टेंशन का है, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसमें एक चीज और स्पेशल दिखाई दे रही है कि साइड में इसके पास एक सपोर्ट है, ये दीवार का है ना, तो ये दीवार इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, मैं मान लेता हूँ वो N1 है। इसी टाइप से इस पर एक और सपोर्ट है इंक्लाइनेशन का, ये वाला, यहाँ से ये एंगल 37 है, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, यानी इस पर एक नॉर्मल फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा, मैंने उसको N2 लिख दिया। दूसरी चीज, इसका जो अपना वेट है वो mg नीचे वर्क कर रहा होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये सिलेंडर आएगा सीधा नीचे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये राइट में जा ही नहीं सकता, इसको सपोर्ट दिया हुआ है, ये इसीलिए बनाया गया है जिससे बच्चे ये समझ जाएं कि ये सीधा नीचे आ रहा है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये नीचे सीधा आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका एक्सेलरेशन अगर मैं A2 मानूं तो इसके लिए मैं लिख देता हूं कि ये A3 है। तो ये A3 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो मुझे यहाँ से मिल गई। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम से भी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिल सकती है। बताइए कैसे मिलेगी? देखिए ये 37 है, ये N2 है, इधर इसको तो चलो इधर जाने दो। अगर हम लोगों को ध्यान से देखो तो ये एंगल ज्योमेट्री से निकालोगे तो कितना आएगा? 37 आएगा, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम बनाए, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये 90 प्रैक्टिस में आ चुका है। ये 37 है, और ये ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ बताऊंगा भी नहीं, ज्योमेट्री यूज करो, 37 आ गया। अब अगर मैं N2 का कंपोनेंट, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में अगर इस पर फोकस करूं, क्योंकि ये लेफ्ट में जाएगा नहीं, राइट में जाएगा नहीं, ये सिर्फ नीचे आएगा, तो मैं नीचे की ही बात कर लेता हूं। तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए इसकी? देखिए इसमें mg नीचे आएगा, बिल्कुल सही, टेंशन इसमें ऊपर लगेगा तो माइनस t करना पड़ेगा। लेकिन इस N2 का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं
तो यहाँ पर एक कंपोनेंट भी आएगा N2 cos 37, वो भी इस T के साथ ऐड होगा। कितना? N2 cos 37। तो ये पूरे फोर्सेस आ गए। अब मुझे लिखना है मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास देखिए m दिया हुआ है, एक्सीलरेशन मैंने a3 माना हुआ है। तो ये देखिए मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये mg है माइनस t होगा प्लस n2 होगा cos 37 डिग्री होगा और ma3 होगा। ये इक्वेशन 2 हमारी बनके यहाँ पे रेडी हो जाती है। चलिए, इसका काम खत्म हो गया। अब मैं जरा इस वेज के बारे में सोच लेता हूँ, इसमें क्या हो रहा है। देखिए एक एक करके मैं जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इसको देखा, इक्वेशन ऑफ मोशन बना दी। मेरी नजर सिलेंडर पे पड़ी, मैंने सब कुछ जो पुराना पड़ा था उसका यूज करके इसको बना दिया। अब मैंने देखा इस वेज को, तो जब मैंने वेज को देखा तो उसमें ये क्लियर हो रहा है कि जब ये नीचे आएगा तो ये A2 एक्सेलरेशन से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। अब इस पे जाने के लिए इसको फोर्स कहाँ से मिला होगा? अब हम लोग सोचेंगे। तो ध्यान से देखो, इस सिलेंडर की वजह से इसने इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में N2, इस डायग्राम में साफ दिख रहा है। और ये N2 का एंगल यहाँ से था 37। तो अगर मैं ये लाइन ऐसे नीचे बढ़ाऊं इस पर, अब मैं सिलेंडर का नॉर्मल यानी रिएक्शन इस वेज पर दिखाऊं तो N2 यहाँ होगा। ये N2 फोर्स सिलेंडर पे लग रहा था। अब ये मैं लिख सकता हूँ सिलेंडर इस वेज पर लगा रहा है। वैल्यू तो दोनों का मैंने क्या लिया हुआ है? N2। तो इसको भी मैं लिखूंगा N2। अब देखो, अगर इस लाइन को ज्योमेट्री क्लियर समझने के लिए अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा A2 था। हाँ, A2 था। ये एंगल 37 है, तो फिर ये एंगल कितना था? ये भी 37 होगा। अगर ये 37 एंगल है तो फिर ये कितना होगा? या इसको इतना ज्योमेट्री में अगर हम ना भी उलझे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये एंगल था 37, तो ये एंगल कितना होगा? 37। अब इस डायरेक्शन में इसको चलना है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चलाएगा कौन? तो N2 चलाएगा। ये अगर 37 है, या मुझे जरूरत किस एंगल की है? N2 के कंपोनेंट बनाने हैं, तो मुझे जरूरत है इस एंगल की। अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं तो देखो, ये वाला मैंने पहले ही बोला है कि नॉर्मली आएगा। ये मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? 90। तो यहाँ पर जो बचेगा एंगल वो कितना होगा? 53। तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा एक मेथड और भी है कि अगर मैं यहाँ पर कोरोना को बिठा दूं तो इस एक्सीलरेशन को तुम यहाँ भी ले सकते हो, इसके रिवर्ट की तौर पे, यानी एक्शन देन रिएक्शन। तो यहाँ भी बनाओगे तब भी ये A2 जब इधर आएगा तो यहाँ पे अपने आप दिखने लग जाएगा कि कितना है। खैर उसको छोड़ो। क्या ये एंगल 53 है तो मैं यहाँ पर 53 लिख सकता हूँ। इस N2 का कंपोनेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में लिखना चाहूँ तो N2 cos 53 होगा। बिल्कुल होगा। अब मैं मोशन सिर्फ x के अलोंग ही कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सिर्फ लेफ्ट में आ रहा है। अब लेफ्ट में चलाने वाला कौन है? तो मुझे पता चल गया कि N2 cos 53 ही वो फोर्स है जो इसको लेफ्ट में चलाएगा। तो अगर मैं इससे इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ लिखना होगा N2 cos 53, और ये किसके इक्वल होगा? ये इस वेज के मास के इक्वल होगा। वो मास कितना है? 2m। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? A2। तो मुझे एक और इक्वेशन मिल जाती है, थर्ड। अब देखिए, इसमें वेरिएबल टोटल कितने हैं? मुझे A2 निकालना है, A1 निकालना है, A3 निकालना है, मान लो T निकालना है। तो ये तो चार चार वेरिएबल हो गए, तो तीन इक्वेशन से तो बनेगा नहीं। तो अब मुझे और इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसमें देखते हैं और इक्वेशंस कैसे लाओगे। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और इक्वेशंस को ट्राई करो। ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब देख, जो इक्वेशंस हमने बनाई है वो नोट कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दी है। वो रफ हो गई, दोबारा कौन करेगा। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट यूज करूंगा। वो कंस्ट्रेंट यहाँ पे दो लगेंगे। पहला कंस्ट्रेंट देखिए, पहला मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रेंट, और दूसरी बार मैं यूज करूंगा वेज वाला कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कहाँ पर होगी? इसको देखो, जब यहाँ पर आओगे तो देखो ये पुली बना हुआ था,
यहाँ पर ये ऐसे कनेक्ट था और यहाँ पर ये मैंने एक्सेलरेशन a1 ऊपर लिया, इसका 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो अपना वही पुराना फॉर्मूला AP इक्वल a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2। अब देखिए सारे कंस्टेंट मैंने इसलिए अपलोड कर दिए हैं कि कोई भी कहीं भी लगाया जा सकता है जो उस समय जल्दी से समझ में आएगा। तो a1 का वैल्यू मुझे a1 दिया हुआ है, a2 का वैल्यू ये 0 है, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 होगा। तो इस जगह से जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो a1 बाई 2 निकलेगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो a1 बाई 2 आएगी। उसके बाद जब तुम देखोगे तो एक पुली तुम्हें फिर ऐसे कनेक्शन में दिखाई देगी, इधर की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर तो वैल्यू 0 नजर आएगी। देखते जाना अब मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं इससे ऊपर बढ़ा, फिर मुझे एक पुली दिखाई दी और उससे मैं नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ था, ये देखिए a3। तो ये अगर यहाँ था, ऐसे आओगे तो यहाँ भी a3 रहा होगा। अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि a2 और a3 में क्या रिलेशन है, तो बड़े आराम से अब देखिए AP कौन बनेगा, a1 बाई 2। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करो, a1 बाई 2 किसका रोल प्ले कर रहा है, AP का। मुझे चाहिए a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2। a1 का वैल्यू मैंने लिख दिया a3 है, a2 का वैल्यू मैंने लिख दिया 0 है, डिवाइड किया 2 से, तो ये कैंसिल हो गए। इसने मुझे एक इक्वेशन दे दी कि a1 एक्सेलरेशन वही होगा जो a3 होगा। देखिए इस कंस्ट्रेंट से बड़े आराम से पता चल गया कि a1 और a3 का वैल्यू इक्वल होगा। वैसे इस चीज को तुम लॉजिकली भी देख सकते थे कि जब इस पर T फोर्स लगा तो इसका एक्सेलरेशन a1 था, मास इसका और इस दोनों का इक्वल है, यहाँ पर भी फोर्स उतना ही लगा जितना इस पर है, मास दोनों का इक्वल है, तो फिर एक्सेलरेशन भी इक्वल ही होगा ना। तो ये देखिए एक्सेलरेशन भी इक्वल आ गया। बट हाँ इतना कर सकते थे कि जिसका एक्सेलरेशन ऊपर है वो नीचे, वो साइन की भी जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे इक्वेशन नंबर 4 तो मिल गई भाई, मैं 4 इक्वेशन पर भी आ गया। अब मैं एक इक्वेशन और बना सकता हूं, देखना कैसे। तो इसको n cos 53 को मैं इधर लिख देता हूं, n2 cos 53 2ma, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा वेज कंस्टेंट को, तो इसको चलो जगह बना लेते हैं, एचएलपी में जगह बहुत चाहिए होती भाई। ये तो पॉज करके तुम लोग नोट कर ही सकते हो, तो कोई इशू भी नहीं है। इसने ये प्रूव भी कर दिया कि एक्सेलरेशन इक्वल होगा। अब अगर वेज कंस्टेंट पर जाओगे तो ध्यान से देखो, ये ऐसे रखा हुआ था यहाँ पर, और a3 का जो एक्सेलरेशन है अगर वो देखिए ये पूरा था जो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आ सकता था। अब यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है जो मैंने a2 लिया हुआ है x के अलोंग, ये रहा। वेज कंस्टेंट ये कहता है कि जहां पर दोनों एक दूसरे को टच करें उसके ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए, जैसे मैंने ये a ड्रॉ किया, ये b ड्रॉ किया, इसके अलोंग दोनों के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, या ये कहो कि इसके अलोंग नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। तो इसका कंपोनेंट इसी लाइन पे निकालना है, इसका कंपोनेंट इसी लाइन पे निकालना है और दोनों को इक्वल कर देना है क्योंकि नेट 0 होता है। अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल कितना था 37, तो ये एंगल कितना होगा 37, ये वाला एंगल कितना होगा 37, एंगल भी हो गए। अब a2 का यहाँ बताना है, तो इस तरफ जाओगे तो a2 का कॉस कंपोनेंट आएगा, यहाँ निकालोगे तो a2 का साइन कंपोनेंट आएगा, ये आ गया। इसका कंपोनेंट यहाँ पे जब निकालोगे तो वो कितना होगा a3 होगा, बट कॉस 37 होगा। तो अब ये वेज कंस्टेंट के अकॉर्डिंग a2 साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, a3 कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, 5 फिर से 5 कैंसिल हो गए, तो 3a2 4a3 के इक्वल होगा। यहाँ से देखिए मैंने एक इक्वेशन नंबर 5 भी निकाल दी। तो मेरा पर्पज इसमें यह था कि क्वेश्चन को इजी कैसे किया जाए, कैसे इसको तुम्हें समझाया जाए, कैसे तुम इसको पूरा हैंडल करोगे, यहाँ तक जाओगे और कैसे सोचना स्टार्ट करोगे। ये इक्वेशन बनाया, इसका इक्वेशन बनाया, इसका इक्वेशन बनाया, फिर देखा कि वेरिएबल निकालने थे 2 से ज़्यादा मतलब 4, तो इक्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उस ज़रूरत को पूरी कौन करता है, दोनों क्वेश्चन में देखा हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करने लग जाते हैं।
तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि इन इक्वेशंस का यूज करो और मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, तो अब इसी में और भी क्वेश्चन अभी देखते हैं, अगली एक और लेते हैं बढ़िया वाला।